हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी प्राध्यापिका डॉक्टर नीतू गुप्ता। कैसे हो आप सब? आज मैं आप सबको आपका सेकंड सेमेस्टर हिंदी डिसिप्लिन में जो पेपर लगा हुआ है मध्यकाल और आधुनिक काल, उसके अंतर्गत आधुनिक काल के कवि जयशंकर प्रसाद के बारे में बताने आई हूँ। जयशंकर प्रसाद की आपके पाठ्यक्रम में दो कविताएं लगी हुई हैं, बीती विभावरी जागरी और हिमालय के आंगन में। जब भी आप कविता पढ़ें उससे पहले जरूरी है कवि के परिचय को भी जान लें। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के कवियों में गिने जाते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को कविता विभाजन की दृष्टि से अनेक कालों में बांटा गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि आदि। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण कवि के रूप में माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं में प्रेम और प्रकृति दो मुख्य विषय रखे हैं। प्रेम और प्रकृति इनकी कविताओं में इनके अपने जीवन के अनेक अनुभवों को लेकर आई हैं। इसके साथ ही कवि ने राष्ट्रीयता अर्थात भारत के प्रति, अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना को भी महत्वपूर्ण विषय के रूप में प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण गिने जाते हैं। इनके अतिरिक्त और भी अन्य कवि जैसे महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत आदि छायावाद के आधार स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्यधारा के अपनी सारी प्रवृत्तियों को अपने साहित्य में पूरी तरह से समेटे हुए हैं। यदि आप छायावाद की समय सीमा पर नजर डालें तो पाएंगे कि छायावाद सन 1918 से 1936 तक का समय माना जाता है। भारतीय इतिहास में ये वह समय था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था और आवश्यकता थी कि अब उन जंजीरों को तोड़कर अपने भीतर के स्व को जगाना और सारे देश को एकजुट बनाने की। प्रसाद ने यही महत्वपूर्ण कार्य अपने साहित्य के माध्यम से किया। इन्होंने न केवल कविता के क्षेत्र में अपनी लेखनी चलाई, बल्कि अनेक नाटक लिखे हैं, उपन्यास और अनेक महत्वपूर्ण कहानियां भी निर्मित की हैं। इनके नाटकों में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी अनेक महत्वपूर्ण नाटक हैं, जिसमें इन्होंने अपने गौरवशाली अतीत को व्यक्त किया और उसके माध्यम से अपने वर्तमान की परिस्थितियों से जूझने का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता दिखाया। इसी तरह इनकी कहानी पुरस्कार बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही। यदि कविता की बात की जाए तो इनके अनेक काव्य संग्रह हैं, जैसे आंसू, झरना, लहर आदि आदि। इनकी बीती विभावरी जागरी कविता प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो करता ही है, लेकिन उस प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ वह भारतवासियों को फिर से नई चेतना के साथ जागने का संदेश भी देता है। यदि आप पंक्तियों पर ध्यान दें तो पाएंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी। अर्थात कि कवि अब ये कहना चाहता है कि रात बीत चुकी है, जो नागरी उषा है अर्थात प्रातःकालीन सौंदर्य है, वह अब तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रहा है, जिससे कि प्रकृति का सौंदर्य सूर्य की प्रथम किरणों के साथ ही चारों ओर जगमगाने लगा है। और रात्रि का अर्थ है कि अब हमारे ऊपर अर्थात भारतवासियों के ऊपर जो अंधेरी काली रात्रि थी वो समाप्त हो चुकी है। अब फिर से एक नए जागरण के साथ हम सबको जागना है। इसके आगे कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई,
मधु मुकुल नवल रस गागरी, अर्थात खगकुल पक्षियों का समूह भी अब कलरव करने लगा है और चारों तरफ सुबह के समय सुगंधित पवन बहने लगी है। कवि प्रसाद प्राकृतिक सौंदर्य के अनेक महत्वपूर्ण कवियों में जाने जाते हैं, जिसका उदाहरण उनकी यह प्रसिद्ध पंक्तियां मानी जा सकती हैं। पूरी कविता में कवि ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। कहीं अंबर रूपी पनघट है, कहीं तारे रूपी घड़े हैं। पूरी कविता कवि के अलंकारों, प्राकृतिक सौंदर्य और जागरण के संदेश को साथ लेकर चलती है। इसी तरह उनकी दूसरी कविता है हिमालय के आंगन में। हिमालय के आंगन में कवि हिमालय को भारत के गौरव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। कवि का मानना है कि उषा की पहली किरण हिमालय के पहाड़ों को भेदते हुए सर्वप्रथम हिमालय पर ही पड़ती है। इन पहली किरणों के हिमालय पर पड़ने का एक महत्वपूर्ण अर्थ है और वह यह है कि सारे संसार में सर्वप्रथम भारतवर्ष पर ही ज्ञान का उद्भव हुआ था। सूर्य की किरण हंसते हुए भारत का स्वागत करती है। हिमालय पर सूर्य की किरण पड़ने के कारण छोटी छोटी ओस की बूंदें भी चमकने लगती हैं। कवि ने यहाँ हिमालय को भारत के गौरव के रूप में प्रस्तुत किया है, साथ ही सारे संसार में भारत की महिमा को भी व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि का मानना है कि संपूर्ण विश्व में सर्वप्रथम भारत में ही ज्ञान का प्रसार हुआ और उसके पश्चात भारतवासियों ने ही संपूर्ण विश्व को ज्ञान का पुरस्कार, संपूर्ण विश्व को भारतवासियों ने ही ज्ञान की प्राप्ति करवाई। ज्ञान के कारण जो अंधकार थे वो सभी अंधकार दूर हो गए और विश्व के लोग इस अंधकार से पूरी तरह से मुक्त हो गए। कवि की यह कविता हिमालय के सौंदर्य को तो व्यक्त करती ही है, लेकिन साथ में भारत के गौरवशाली अतीत को भी उभारती है और उस गौरवशाली अतीत को उभारने के साथ साथ वह भारतवासियों के भीतर हिमालय के प्रति एक आस्था का भी संचार करती है। उम्मीद है कि ये अध्याय आपको समझ आ गया होगा।